नमस्कार। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी माननीय शिक्षकगण और शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से शुभ संध्या। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा बिना हम अधूरे हैं। शिक्षा में हमारी आत्मा बसती है। शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है और आगे बढ़ने और अपना विकास करने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे में हम सब जो कि शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं या यूं कहिए अध्ययन अध्यापन से हमारा गहरा रिश्ता है, समाज में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोविड के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए हम सब शिक्षक बहुत कुछ नया सीखने को प्रेरित हुए हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीएसई भारत सहोदया ने हमारे कार्य को सरल बनाने में हम सबकी अभूतपूर्व सहायता की है और उचित समय पर हम सभी का यथोचित मार्गदर्शन भी किया है। आज हम सब यहाँ जिस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं वह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज का हमारा विषय है प्रभावशाली बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाने के सरल तरीके। वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने मूल्यांकन के लिए एक नई पद्धति को अमल में लाने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने सर्कुलर 51 में मूल्यांकन पद्धति पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम सत्र का मूल्यांकन पूर्णतया बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होगा। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न कई प्रकार के अधिगम उद्देश्यों के जांच का अवसर प्रदान करते हैं। चूंकि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, अतः इनकी जांच बिना किसी पूर्वाग्रह के होती है। बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाने को लेकर कई सवाल हम शिक्षकों के मन में है। आज उन्हीं समस्याओं का समाधान करने हेतु इस वेब श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इस सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व हम केरल में भूस्खलन के कारण हुए दर्दनाक हादसे में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। प्ले हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगी। सीबीएसई भारत सहोदया की इस प्रशिक्षण श्रृंखला के 95वें सत्र में दैट इज ऑल अबाउट हिंदी पार्ट 10 मैं प्रियंका गुप्ता आपके मध्यस्थ या मॉडरेटर के रूप में आपके साथ हूँ। मुंबई में स्थित
एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय नालंदा पब्लिक स्कूल में मैं शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम को संचालित करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर की शुक्रगुजार हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं प्रतिभागियों का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। कृपया आप सभी अपने माइक को म्यूट रखें और जहां तक संभव हो अपना कैमरा स्विच ऑन रखें। हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया है, किंतु यदि फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया उसे चैट बॉक्स में लिखें। सत्र के अंत में प्रश्नों के समाधान हेतु समय निर्धारित किया गया है। अटेंडेंस एवं फीडबैक लिंक सत्र के अंत में पोस्ट किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि फॉर्म भरना न भूलें। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय श्री अब्दुल सलाम सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो ऐसे शिक्षाविद एवं नेता हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछले 23 वर्षों से सतत कार्यरत हैं। उन्हें भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। सलाम सर भारत सहोदया के महासचिव होने का एक महत्वपूर्ण दायित्व तो निभा ही रहे हैं, साथ ही द ऑक्सफोर्ड स्कूल त्रिवेंद्रम के प्राचार्य भी हैं। वह एक सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल भी है। संप्रति वह त्रिवेंद्रम रीजन के सीबीएसई डेप्यूटी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी है। उन्हें कई सुप्रसिद्ध पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रदत्त एजुकेशन आइकन और नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड 2020 द्वारा के प्रदत्त इनोवेटिव प्रिंसिपल अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त विजनरी लीडर अवार्ड। इसके अतिरिक्त वह सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर भी है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना उनका मुख्य ध्येय है और इस दिशा में उनका प्रयास सर्वथा सराहनीय है। माननीय सलाम सर, नमस्ते। सभी सहभागियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध करती हूं। ओवर टू यू सलाम सर। Thank you, ma'am. Priyanka, ma'am. Thank you. Good evening and hearty welcome each and everyone. Thank you, Priyanka, ma'am, for paying homage to the departed souls of the victims of the last what do you call natural disaster that has struck Kerala, and still it is predicted 2 days heavy rain and all. It's gloomy and. Let's pray for the souls of the departed ones and pray for everyone. Whatever is happening, we have to go forth. Life is full of struggles and challenges. Well, thank you so much for the introduction about today's program. And the advantage of such sessions is that we are getting connected to more and more people. Education is, I was connected to Sunita Sharma ma'am through Priyanka ma'am, Priya ma'am, and to Priyanka ma'am through Sarita Warrior ma'am. So it's getting a kind of, networking that's happening, and we are coming to know, lots and lots of things, especially new things we are going to learn. And also we always appreciate the enthusiasm shown by the educators to learn new things more and more about. And today's session is about how to make MCQs easily. This session was conducted in different ways for all the educators, but they were requests from Hindi teaching community. They want a session exclusively for them. And luckily, we got connected to Sunita Sharma ma'am, who is an author and a very enthusiastic educationist. Madam has written a book of MCQs for ICSE syllabus, and we are fortunate to have Madam on board today. Let's listen to
her, and definitely we are going to have more light on how we can make MCQs very easily. Especially she'll be throwing lights on the lessons as well. So thank you everyone. Thank you Sunita ma'am, Priyanka ma'am, and Sarita ma'am. Thank you so much. Over to Priyanka. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सुश्री सुनीता शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज के सत्र की वह प्रेरणा स्रोत हैं. उन्हें किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है. शिक्षण एवं लेखन के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय रहा है. आप कई पुस्तकों की लेखिका और प्रणेता हैं. आपने साहित्य सागर और एकांकी संचय के प्रत्येक अध्याय का बहुवैकल्पिक प्रश्न तैयार किया है. आपने कक्षा 10वीं के ICSE बोर्ड के व्याकरण के सभी मुद्दों पर बहुवैकल्पिक प्रश्नावली तैयार की है, जो कि एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है. आप हिंदी की सब्जेक्ट एम्बेसडर भी रह चुकी हैं. आपने ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के लगभग 35 शाखाओं का संचालन किया है. आपने मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पेपर प्रस्तुत किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा ही आयोजित आविष्कार में भी आपकी सहभागिता रही है. विद्यार्थियों के विकास के लिए कुछ नए सराहनीय कदम उठाकर कार्य करने वाले 100 शिक्षकों में आपने 5वां स्थान प्राप्त किया है. आपने इंडियन स्कूल मस्कत के विद्यार्थियों को राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी प्रशिक्षित किया है. आपने ICSE विद्यालयों की काउंसिल मीटिंग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है. आपने सरस्वती प्रकाशन और विवान प्रकाशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में भी भाग लिया है. आप एक करिकुलम डेवलपर भी हैं. सब्जेक्ट एम्बेसडर के तौर पर आपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भी प्रशिक्षित किया है. आपने लगभग 220 शिक्षक शिक्षिकाओं के विषय ज्ञान में वृद्धि करने हेतु उनका मार्गदर्शन किया है. माननीय सुश्री सुनीता शर्मा जी, मैं आपका इस आभासी मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ. सभी सहभागियों की ओर से मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी के लिए निकाला, इसके हम आभारी हैं. ओवर टू यू सुनीता मैम. बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी इस परिचय के लिए, जहां पर आपने शायद से 4 चांद ही लगा दिए हैं. लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ये इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की इच्छा है. तो शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम सर से आज्ञा चाहती हूँ कि क्या सर हम शुरुआत कर सकते हैं? Yes, please go ahead. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे तो कुछ पंक्तियां ध्यान में आई. उठना है हमें, नहीं गिरना है, जो गिरे तो फिर से उठना है. अब रुकना नहीं एक पल हमको, बस हर पल आगे बढ़ना है. राहों में मिलेंगे तूफान कई, मुश्किलों के होंगे बार कई, इन सब से हमें न डरना है. हिम्मत कर अपनी कलम उठा, रुख हवाओं का मोड़ना है, रुख हवाओं का मोड़ना है. मुझे ऐसा लगता है कि CBSE भारत सहोदय इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है. यही कारण है कि सदैव उन्होंने हमारा हाथ थामा है और हर समय जब जब हमें कोई भी दुविधा हुई है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव वह आगे आया है. तो मैं सुनीता शर्मा बहुत ही तहे दिल से CBSE भारत सहोदय का, डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का, मैडम सरिता का और आप सभी का जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर. प्रियंका मैम, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम. जी मैम. तो सबसे पहले मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ. और जैसा कि प्रियंका मैम ने कहा कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे
तो आप उन प्रश्नों को अंत में जरूर पूछ सकते हैं। मैं अवश्य कोशिश करूंगी कि मैं सभी प्रश्नों का हल अवश्य करूं। तो प्रभावशाली बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाने के तरीके, जी हाँ, ये हम सभी इससे परिचित हैं। यह है हमारे समक्ष बेंजामिन एस ब्लूम की ब्लूम टैक्सोनॉमी। जी हाँ, ये हमारा आधार है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली है और हम सभी इसे अपने पाठ्यक्रम में भी प्रयोग करते रहते हैं। तो क्या है इसके अंतर्गत, जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि आप सकते हैं, ज्ञान है समझना, लागू करना, अप्लाई करना, जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, रचना करना। जी हाँ, यही है हमारे उद्देश्य शिक्षण के। लेकिन ये सभी जो है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं, तो अधिक समय मैं इस पर व्यर्थ नहीं करूंगी और सीधा हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपके समक्ष है एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर। अब इस तस्वीर को देखते ही मन में कई ख्याल उत्पन्न होते हैं। रचनात्मकता रूढ़िवादी, कठोर व बंद सोच का उत्पाद नहीं है। वह प्रतिक्रियाओं, विकल्पों और कार्यवाही के तौर तरीके की बहुलता को स्वीकार करने और व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। रचनात्मकता साहसिक है और खुली सोच है। यही कारण है कि हमारा कर्तव्य है कि हम जब भी प्रश्न बनाएं, नए नए तरीकों के साथ, नए नए विषयों के साथ और अलग अलग तरीके से छात्रों के समक्ष प्रश्नावली को रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लेखन, पठन, वाचन, श्रवण सब व्यर्थ हैं अगर ना हो चिंतन, मनन और आचरण। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम सभी शिक्षक हैं और प्रश्न बनाना हमारे लिए कठिन नहीं होता, क्योंकि लेख किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख हम पढ़ते हैं, अनेक जानकारी हम अर्जित करते हैं। उस अर्जित ज्ञान का यदि हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो हम छात्रों के अंदर अपने विषय के प्रति रोचकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है आपके समक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जानकारी है कि विदेश में किस प्रकार से भारतीय ने अपना नाम रोशन किया, तो आप उसी जानकारी को उठाइए, उसके अंदर जो आप चाहते हैं रेखांकित कीजिए, ब्लैंक्स बनाइए और वहां पर आप उनके सामने प्रश्न रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को आप जब उनके समक्ष ये प्रश्न रखेंगे, छात्र जैसे ही उस पूरी ब्लैंक्स को भरेगा, पूरी जानकारी उसके समक्ष होगी, तो ज्ञान भी वह प्राप्त करेगा और हमारा उद्देश्य है कि वह सीखेगा, समझेगा, सही चयन शब्दों का करेगा और अपने इस गद्यांश को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। यह है एक छोटा सा विज्ञापन। ये एक प्रतियोगिता हो रही है। अब प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे निर्देश हमारे समक्ष रहते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगले जो प्रश्न इसके ऊपर आधारित है उन प्रश्नों का हल आप करने वाले हैं। तो देखती हूँ मैं कि किस प्रकार से हमारे सारे जो मित्र मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, सभी शिक्षक जो जुड़े हुए हैं, बहुत ही मुझे पता है कि आसानी से इसका हल कर लेंगे। तो जैसा कि ये चित्र जो है, इस चित्र को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। प्रत्येक भाग को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक होने के नाते पृष्ठ के कोने कोने की जानकारी निकालना और उस पर प्रश्न बनाने में हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं, तो हम कोई भी कोना छोड़ते नहीं हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। चलिए, अब पहला प्रश्न जो है वह आपके समक्ष है। इस प्रतियोगिता में कैसे व्यक्ति के जीतने की संभावना सबसे अधिक है? चलिए, चैट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। योर फिंगर शुड बी ऑन द चैट बॉक्स। जी हाँ, मैं देख रही हूँ इसमें उत्तर फटाफट इसमें उत्तर आने लग गए हैं। बी, बी, सी।
तो यहाँ पर सी 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 सटीक उत्तर सभी को लग रहा है। ओके, चलिए, बहुत 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 उत्तम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपने अपना पता साफ अक्षरों में लिखकर नहीं भेजा तो क्या होगा? आपके समक्ष है विकल्प। आपका शीर्षक पत्रिका में नहीं छापा जाएगा, डाकघर आपकी प्रविष्टि को पहुंचा नहीं पाएगा, निर्णायक गण आपका शीर्षक ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा कि यह शीर्षक कहाँ से आया है। चलिए, दूसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष है। प्रश्नों के उत्तर, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। बी 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 सभी जो है बी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि डाकघर अपनी प्रविष्टि को पहुंचा नहीं पाएगा। ओके, सभी लोग बी के साथ हैं। चलिए, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अभी आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। इनमें से कौन सी बात यहाँ नियम के रूप में नहीं बताई गई? शीर्षक कुछ ही शब्दों में लिखना है, प्रविष्टि 20 सितंबर तक भेज देनी है, सफेद लिफाफे का ही प्रयोग करना है, फोटो पोस्ट कार्ड पर शीर्षक लिखना है। यहाँ पर सी उत्तर जो है सभी का आ रहा है। प्रश्न क्या ये? प्रश्न 3 के लिए यदि आप सी उत्तर लिख रहे हैं तो जरा प्रश्न को फिर से पढ़िए। शीर्षक कुछ ही शब्दों में लिखना है, प्रविष्टि 20 सितंबर तक भेज देनी है, सफेद लिफाफे का ही प्रयोग करना है या फोटो पोस्ट कार्ड पर शीर्षक लिखना है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उत्तर आपके समक्ष मेरे समक्ष आ रहे हैं। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए, अंतिम प्रश्न, यह प्रतियोगिता इस पत्रिका की कई तरह से मदद करेगी। इनमें से किस विकल्प में के होने की संभावना सबसे कम है? इस पत्रिका के बारे में ज्यादा लोग जानेंगे, इससे यह पत्रिका और भी मनोरंजक बनेगी। इस पत्रिका में पाठक अपनी कविताएं भेजेंगे, इससे लोग पत्रिका के लिए अधिक तस्वीरें भेजेंगे। तो चलिए, अब आपका प्रश्न नंबर 4 आप सभी के समक्ष है। देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है। बहुत ही उत्तम, आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं। आप सभी की मैं अत्यंत आभारी हूं कि आप इसमें सहभागिता अपनी बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब यहाँ पर आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए अब मैं अगली प्रश्न की तरफ बढ़ रही हूं। अगला प्रश्न जो है हम इस अंदाज में भी दे सकते हैं कि नीचे आपने एक पिरामिड दिया है, पिरामिड नुमा वर्ग पहेली दी गई है और इसके आधार पर आप प्रश्न छात्रों को पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर वाले खाने में एक अक्षर लिखना है जो इस वाक्य को पूरा करता हो। तू जल्दी ही यहाँ से जा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पिरामिड में बाईं तरफ लिखा हुआ है जा। अब तीसरा जो है, रक्षा के लिए मुझे डैश भी देनी पड़े तो चिंता नहीं। प्रश्न 14, भारत देश किसी एक व्यक्ति की डैश नहीं है, यह एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। प्रश्न 15, जिससे जान ली जा सकती है। तो चलिए, इसके प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रही हूं और मुझे उत्तर जानने हैं। तो पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? 14 प्रश्न जो दिया गया है इसका उत्तर क्या होना चाहिए और 15वें का उत्तर क्या होना चाहिए? आप चैट बॉक्स में उत्तर लिखना प्रारंभ कर दीजिए और फिर मैं आप सभी की सहायता से इस पिरामिड को पूरा करने का प्रयास करूंगी। बहुत ही उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस देखिए, आप सभी जानते हैं जब हम कक्षा में भी पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे तुरंत जवाब देते हैं तो कितना उत्साह हमारा बढ़ जाता है। मैं अत्यंत आभारी हूं आप सभी की, जिस तरीके से आप यहाँ पर उत्तरों की बौछार कर रहे हैं, आप सभी ने दिल को छू लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न हमने देखा, इस प्रश्न के आधार पर रक्षा के लिए मुझे जान
सिद्धार्थ जो है यहाँ पर वर्ड लिख देगा जान। उसके बाद भारत देश किसी एक व्यक्ति की जागीर, ये शब्द हमारा आया था, बच्चा यहाँ पर लिख देगा जागीर। उसके बाद जिससे जान ली जा सकती है जानलेवा। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, हम बच्चों के सामने एक शब्द पिरामिड रख सकते हैं और बच्चा जो है अलग अलग तरीके से आपके समक्ष उत्तर रखता चला जाएगा। छात्रों का उत्साह भी बढ़ेगा, छात्रों को विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी और जानकारी तो अवश्य बढ़ेगी। तो ये था जस्ट शुरुआत करने के लिए एक तरीका था, ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए और एमसीक्यू की तरफ हमारी रोचकता जो है वह बनी रहे। चलिए, जहां क्योंकि एमसीक्यू जैसे कहते हैं तो ऐसा लगता है 4 विकल्प क्या डालें, कैसे करें, बिल्कुल नहीं, आसान है यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगी नियम की तरफ। कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अब जब मैं नियम आपको बता रही हूँ तो नियम बताते समय कुछ उदाहरण भी आपको अवश्य दूंगी। जिस प्रकार आपने अभी अपना योगदान दिया वैसे ही आप उस समय भी अपना योगदान दीजिए और बताइए कि उत्तर कौन से गलत हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर किस प्रकार से बहुवैकल्पिक प्रश्न हम व्याकरण पर और गद्य और पद्यांश पर बना सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि OMR शीट जो है उसे भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इस पर अवश्य हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये सभी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं ये हमारी वेबसाइट CBSE पर दिए गए हैं। जब हम इनकी तरफ ध्यान से देखते हैं तो हम हर जगह यही पढ़ते हैं कि हिंदी में समझने, बोलने, लिखने की क्षमता का विकास करना, समझ पाना, आनंद लेने की क्षमता का विकास करना, बातचीत में भाग लेना, अभिव्यक्ति कौशल, संवेदनाओं को समझना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और संरचना करना। तो इसीलिए इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारा सदैव उद्देश्य जो है वो यही होना चाहिए कि हम छात्रों को ऐसे विषय दें जिन पर वे चर्चा करें, और चर्चा भी ऐसी करें कि जहां पर उन्हें अभिव्यक्ति करने का मौका दिया जाए अधिक से अधिक। कभी भी बच्चों को ये ना कहा जाए कि ये विचार उत्तम नहीं है। हमें उसके विचारों को पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारा पाठ्यक्रम है जिसे आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी एक नम्र निवेदन कि हिंदी यदि आप कोर्स A पढ़ा रहे हैं या कोर्स B पढ़ा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक शिक्षक होने के नाते हम इसका अध्ययन बार बार करें, क्योंकि जब हमें अच्छे से पता होगा कि छात्र को, क्योंकि A में और B में दोनों कोर्स में अंतर है, तो विभाजन जो दिया गया है वो विभाजन भी अलग है। तो इसे यदि आप कंठस्थ कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, तो छात्रों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि हम छात्रों का मार्गदर्शन उसी रूप में कर सकेंगे। तो इस पर भी मैं अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी प्रश्न पत्र बना रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नियमों की तरफ। सबसे पहला नियम है प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने का मतलब ये है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाते समय हमें सोचना है कि मेरा प्रश्न जो है वह क्या मैं पूछ रही हूँ, जिस शब्दावली का मैं प्रयोग कर रही हूँ, जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ, जो मैं प्रश्न बना रही हूँ, क्या वह छात्र समझ पाएगा। किसी प्रकार की शब्दावली की हेरफेर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न हमें 15 वर्ष की आयु का छात्र जो हमारे समक्ष उस प्रश्न पत्र का हल करने वाला है, उसको ध्यान में रखकर प्रश्न बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम उनके ज्ञान को जांच रहे हैं। नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग हमें अपने शब्दावली में, अपनी वाक्य रचनाओं में टालना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग आप अपने प्रश्न में ना करें। प्रश्नों को लिखते समय अधिकतर जानकारी प्रश्न में ही लिखें, ताकि उत्तर में उन शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्नों को जब हम लिख रहे हैं, तो प्रश्न लिखने के बाद
जो हम उत्तर अपेक्षित करते हैं उसमें क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया, इस प्रकार से जब हम एक ही बार बार वो क्योंकि को बार बार नीचे आप अपने विकर्षण में उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उस क्योंकि को आप अपने प्रश्न में शामिल कीजिए ताकि छात्र के लिए पढ़ने के लिए जो शब्द है वो कम हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए, बिल्कुल नहीं। आपका प्रश्न रचना मैं आगे आपको दिखाऊंगी, इस प्रकार के प्रश्न आप इन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इन्हीं पर आधारित जो प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ उन प्रश्नों में त्रुटियां जो हैं वो आप निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम आसानी से जल्दी से सीखेंगे भी। तो प्रश्नों को लिखते समय हमें ध्यान देना है कि जो भी शब्द हम लिख रहे हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों की पुनरावृत्ति नीचे उत्तर में बार बार ना हो। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों का पालन करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम विकर्षण विकल्प लिख रहे हैं, जब हम डिस्ट्रैक्टर्स लिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्टर्स लिखते समय, विकर्षक विकल्प लिखते समय अत्यंत आवश्यक है कि हम देखें कि हमारे चारों विकल्प जो हैं उनमें हम व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न पहला जो विकर्षण विकल्प है वहां पर भविष्य काल में वाक्य है, दूसरे में भूतकाल में है, तीसरे में वर्तमान काल में है। इस प्रकार की गलतियां जो है, त्रुटियां जो है, वह नहीं होनी चाहिए। इसकी सावधानी हमें अवश्य बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने से छात्र जो है वह परेशानी में आ जाता है कि कौन सा विकल्प वह चुने। तो ये जो है व्याकरण के नियमों का, लिंग का, वचन का, क्रिया का, काल का, इन सब चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वर्तनी का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार छात्र को ऐसा लगता है कि शायद से वो वर्तनी गलत है इसलिए वो हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हैं हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और एक बेहतरीन प्रश्न हमारा बनता चला जाएगा, विकर्षक विकल्प विश्वसनीय होने चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं कहती हूँ कि विकर्षक विकल्प विश्वसनीय होने चाहिए, तो ये जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर हमें सोचना है कि छात्र जो है जब वो प्रश्नों को, चारों विकल्पों को जब वह पढ़ रहा है उन पर विश्वास करे। चारों विकल्प आपके एक दूसरे से मिलते जुलते हों। केवल दो विकल्प सीधे प्रश्न से संबंधित है और दो विकल्प पूर्णतः अलग जब हम ले लेते हैं तो वह छात्र के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि छात्र जानता है ओह ये दो तो है ही नहीं, इस दो में से ही मुझे विकल्प चुनना है। ऐसा ना करें, हमारे विकल्प इस प्रकार से होने चाहिए कि छात्र सोचे, उसके चिंतन को वहां पर मौका देना जरूरी है। वो सोचे और सही विकल्प को चुनकर ही आगे बढ़े। विकर्षक विकल्प में उन शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे छात्र परिचित हो। विकर्षक विकल्प में उन शब्दों का प्रयोग करें जिनसे छात्र परिचित हो। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शब्दावली, जिन शब्दों का प्रयोग जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न बनाते समय हम उन शब्दों का प्रयोग करें, हम विकर्षक में उन शब्दों का प्रयोग करें जिसे हमारा छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहा है, उसके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। उसने जो सीबीएसई की पुस्तकें पढ़ी हैं उन पुस्तकों में के आधार पर जो उसका शब्द भंडार है, उसका ज्ञान कितना समृद्ध है, किस आधार पर, मतलब क्या वो बच्चा इस शब्द को समझ पाएगा या नहीं। तो ये जरूरी है कि जब हम लिखें तो प्रश्नों को लिखते समय जब हम प्रश्न लिख रहे हैं विकर्षक विकल्प में तो उन शब्दों का प्रयोग करें जिनसे हमारा छात्र परिचित है। ऐसे शब्द कई बार हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो छात्र नहीं जानता, जिससे छात्र अवगत ही नहीं है। उस पर यदि हम जब उसके ज्ञान को जांचना चाहते हैं तो गलती करना स्वाभाविक है छात्र के लिए। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम उसी प्रश्न का प्रयोग करें, उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं विकर्षक विकल्पों को बनाएं। जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम वही शब्द लें जिससे हमारा छात्र परिचित हो। मैं बार बार इस बात पर भर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा छात्र यदि हमारे विकल्पों को समझ ही नहीं पाएगा तो वो उत्तर कैसे लिखेगा। तो उत्तर लिखने के लिए जो हमने उन्हें पढ़ाया है, इसीलिए आप किसी भी विषय पर जब आप प्रश्न बना रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकें जो हैं वह भंडार हैं शब्दावली का। इतने सारे शब्द उसमें भरे हुए हैं, उन शब्दों को उठाएं, उन शब्दों का इस्तेमाल करें।
क्योंकि हमारे बच्चों ने उन शब्दों को पढ़ा है। इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पूर्ण रूप से सही होने चाहिए। जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो जो चारों विकल्प हम नीचे उनको विकर्षक विकल्प देते हैं, शिक्षक होने के नाते ये हमारा भी दायित्व है कि हम स्वयं उन चारों विकल्पों पर सोच विचार करें कि यदि मैंने ये प्रश्न दिया है तो ये और ये उत्तर हो सकता है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं। यदि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि इस प्रश्न का यही उत्तर होगा, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं हो सकता, तभी हम वह प्रश्न दें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समस्या हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब जो परीक्षा है वह एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है, बहुवैकल्पिक है। पहले जब हम प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाओं की जब हम जांच करते थे, हम बोलते थे बच्चे ने लिखा है दे दीजिए। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर यदि सही है, सही उसने गोला किया है तो पूरे अंक है, और नहीं किया तो 0 मिलेगा उसे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम जब प्रश्न देख रहे हैं, जब हम प्रश्न बना रहे हैं, उत्तर जब हम उनको विकर्षक विकल्प जब हम दे रहे हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट होने चाहिए कि इन चारों विकल्पों में कोई भी अन्य विकल्प उचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके समक्ष यह एक प्रश्न है, युवती का स्वर कैसा था? मधुर और सुरीला, सामान्य, कर्कश, कोई नहीं। अब इसी प्रश्न को यदि हमने इस तरीके से आपके समक्ष रखा कि युवती के स्वर की विशेषताएं थी, आपने 4-5 विकल्प दे दिए, 6 विकल्प दे दिए। अब छात्र उन सभी विकल्पों में से सही विकल्प को चुनने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि मधुर और सुरीला, सामान्य, कर्कश, कटु जो है वो नहीं है, तो ए और ई ही मेरा उत्तर होना चाहिए। तो छात्र इस पर विचार करेगा कि ये है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ए और ई। इस प्रकार से वह यहाँ पर आकर इसे चुनेगा। तो ये जब वह स्वयं विचार कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तभी वह सही उत्तर पर पहुंचेगा, अन्यथा वह केवल विचार करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि उसी प्रकार का प्रश्न अभी आप लोगों के सामने है, तो अभी फिर से आपकी चैट बॉक्स के ऊपर उंगलियां होनी चाहिए। आप सभी को बताना है कि तातारा की विशेषताएं बताइए। शक्तिशाली, होशियार, मिलनसार, सहायक, इसमें से कौन सा विकल्प जो है वह उचित है? चैट बॉक्स में मैं उत्तर अपेक्षित कर रही हूं कि आप सभी मुझे जल्द से जल्द इसका उत्तर देंगे। उत्तर फिर से आने शुरू हो गए हैं। देखिए, अब आप भी देखिए कि यदि आप उत्तर चैट बॉक्स को देखेंगे तो आपके अंदर ही कितने सारे दुविधाएं हैं। कोई ए और सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई मिलनसार बोल रहा है। ए और सी जब हम बोल रहे हैं, हमारे छात्र को हमें ए और सी नहीं सिखाना है। हमारे छात्र को हमें ये सिखाना है कि ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो ये जो गलतियां हमसे होती हैं ये स्वाभाविक हैं। छात्र को जब वह उत्तर चुन रहा है तो वो बोलेगा मैडम ए एंड सी, लेकिन ए और सी विकल्प जो है वो उत्तर कौन सा है, छात्र को बताना है कि बच्चे हमें बी लिखना है, ए लिखना है, सी लिखना है या डी लिखना है। आप उत्तर मुझे बता रहे हो, आप उसकी विशेषताएं मुझे बता रहे हो, लेकिन उत्तर लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि उत्तर कौन सा सही है, शक्तिशाली और मिलनसार, होशियार या सहायक। तो ये प्रश्न केवल आप लोगों के यहाँ पे बच्चा केवल ये ध्यान दे कि ए बी सी डी, ए सी यदि हम करेंगे तो जब वह उत्तर जांचने जाएगा कहीं वो गलती से सी या ए को ध्यान में रखते हुए गलती न कर बैठे। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम उनके समक्ष रखें तो इस प्रकार के
निर्देश उन्हें हम दें कि बच्चा ABCD या क ख ग घ जो भी विकल्प हमारे हिंदी में होंगे उन्हीं पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अंत में आपकी सारी दुविधाओं को जरूर जो है उन दुविधाओं का समाधान किया जाएगा। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम और ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न लिखते समय कठिन शब्दों के प्रयोग को टालना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का उसी रूप में प्रयोग ना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपठित गद्यांश, 4 अपठित गद्यांश जहां पर कोर्स बी में आएंगे उसमें से 2 बच्चा करने वाला है। अब जो अपठित गद्यांश है, उस अपठित गद्यांश में जो हम प्रश्न नीचे दे रहे हैं, उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो उत्तर हूबहू पंक्ति वहां पर छात्र को ना मिले। वही के वही वो शब्दों को ऊपर से नीचे ना उतार कर अपने उत्तर ना जांचे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा यहाँ पर हम जो है अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। हम उसी प्रश्न को सीधे ना पूछकर थोड़ा सा उसको घुमाएं, उत्तर वही होगा लेकिन वही शब्द जो है हमारे विकल्पों में और हमारे प्रश्न में नहीं आने चाहिए। कम से कम उत्तर में तो हमारे वो शब्द बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इन बातों की ओर यदि हम ध्यान देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे प्रश्न पत्र जो है वो बनेंगे, और जैसा कि बन भी रहे हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का उसी रूप में प्रयोग ना करें। इससे और फायदा क्या होता है छात्रों को? छात्र तलाशता है, छात्र उस गद्यांश को बार बार पढ़ता है उस उत्तर को ढूंढने के लिए। यदि वहां पर दिया गया है उसे सिर्फ नीचे देखकर उसे टिक करना है तो वो सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा है, ऊपर से देखकर नीचे कर लिखने का प्रयास कर रहा है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा क्योंकि वो अपठित है, वही एक है जहां पर वो सोचेगा, पढ़ेगा, वो ऐसी चीज है जिसको उसने नहीं पढ़ा, पहली बार वो पढ़ने जा रहा है, तो यहाँ पर उसके ज्ञान को थोड़ा सा समझना, उसको विचार करने के लिए मजबूर करना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इस बात से सहमत भी होंगे। अधिकतर, हमेशा, सदैव जैसे शब्दों का प्रयोग विकल्प में नहीं करना चाहिए कि अधिकतर ऐसा हुआ था, हमेशा, सदैव। कई प्रश्नों में आप सभी के समक्ष मैं भी आगे प्रश्न रखूंगी, कई प्रश्नों में हम देखते हैं कि सभी, केवल वर्ड दिया जाता है सभी, कोई नहीं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें विकल्पों में नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम उससे आसपास मिलते जुलते अन्य विकल्प जितनी जल्दी या जितने सोच विचार करके उसके ऊपर हम जितने वो शब्द तैयार कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अन्य विषयों में इन शब्दों का प्रयोग होता है कि उपयुक्त शब्द, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, उपयुक्त सभी विकल्प उचित हैं या इनमें से कोई नहीं, कर सकते हैं, लेकिन टालना चाहिए। जितना हो सके हम उनका प्रयोग टालें। सभी या कोई नहीं, इस प्रकार के विकल्प तो विकर्षण में, विकल्पों में बिल्कुल भी शामिल हमें नहीं करनी चाहिए। उत्तर विकर्षक विकल्पों से बड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात विकल्पों की रचना समान रूप से होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छात्र क्या सोचता है, ये विकल्प बहुत बड़ा है, उसको वो ध्यान से पढ़ता है, और कहीं ना कहीं जब वो उसे अपनी कविता से या अपने पाठ से जब वो जोड़ने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है यही उत्तर है, बाकी 3 विकल्प उचित नहीं है। तो विकल्प जब हम बना रहे हैं, विकर्षक विकल्प, ये हमारा दायित्व है कि हम उनका एक बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा ऐसा ना करें। हम सभी विकल्पों का जो लेंथ है उसको समान रूप से रखें। ऐसा करने से छात्रों को विचार करना पड़ेगा, वह सोचेगा और सही विकल्प पर वह जरूर पहुंचेगा। उत्तर में ही सभी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति अन्य विकल्पों में नहीं होनी चाहिए। ये भी कई बार देखा जाता है कि जब हम उत्तर लिख रहे हैं, जब हम विकर्षण विकल्प लिख रहे हैं, तो विकर्षक विकल्प लिखते समय हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो मैं पहला विकर्षण लिख रही हूँ, विकर्षक विकल्प, उससे संबंधित थोड़ी जानकारी मेरे अगले विकल्प में ना हो। पूरा विकल्प जो है, पूरा उत्तर जो है, वो वहीं पर खत्म हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति दूसरे विकल्प में ना हो।
ऐसा करने से दुविधा उत्पन्न होगी और ऐसा करने से हमारा जो विकल्प जो हम चाहते हैं कि छात्र लिखे उत्तर, वह विकल्प उस छात्र को नहीं मिलेगा और परिणाम क्या होगा, हमारा छात्र जो है उस एक प्रश्न पर अधिक समय व्यय कर सकता है। एक सफल प्रश्न पत्र बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं प्रश्न पत्र बना रही हूँ कि अगर मैंने ये प्रश्न बनाया है तो इस प्रश्न पर मेरा छात्र कितना समय व्यय करे। यही कारण है कि हमने समय दिया है कि अंक जो है 40 है तो 90 मिनट दिए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई प्रश्न छात्र तुरंत कर लेंगे लेकिन कई प्रश्नों पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न बनाते समय हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम जांचें, बार बार उन विकल्पों को पढ़ें और देखें कि कहीं मेरे उत्तर का जो विकल्प है उसकी कोई जानकारी या कुछ भी जानकारी अगले विकल्प में ना जाए। ऐसा करने से बाद में जो है हमारे लिए समस्याएं नहीं रह जाती। उपरोक्त सभी विकल्प उचित हैं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के विकल्पों का प्रयोग, क्योंकि हम सभी जो हैं, हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी जानते हैं हमारे पास अपुल्य मतलब ज्ञान का भंडार है, हम सभी समृद्ध, हमारी शब्दावली समृद्ध है, बहुत अच्छे से हम छात्रों को अलग अलग प्रकार के विकल्प सिखा रहे हैं। तो ये जो विकल्प है ये हमें बिल्कुल टालने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना टालेंगे उतना अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Yes, we prefer to call this test multiple choice and not the multiple guess. बच्चा मल्टीपल गेस ना करे, मल्टीपल चॉइस में से सही प्रश्न को जांचे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी जानते हैं कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने बड़े थे, ये सभी जानते हैं कि बड़े भाई साहब का प्रश्न है। अब प्रश्न को हम स्टेम कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। जो 4 विकल्प हैं उन 4 विकल्पों में से एक हमारा उत्तर है जिसे हम की कहते हैं, और जो 3 विकल्प दिए गए हैं वे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार फिर से उसे हाईलाइट कर दिया जाए ताकि सुविधा हो। तो 2, 3, 4 जो है यहाँ पर विकर्षक थे और 5 साल जो है वह सीधा उत्तर था। अब ये जो है ये विकल्प बहुत सरल विकल्प है, छात्र तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा प्रश्न देखकर और वे तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है सरल वैकल्पिक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से शुरुआत आपकी तरफ से कि यहाँ पर अब जो भी मैंने आपको सारे निर्देश दिए, उन निर्देशों के आधार पर ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों में हर विकल्प में कोई ना कोई त्रुटि है, कोई ना कोई गलती है। इनमें या तो वो सी या वो डी या वो ए या वो बी, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रश्न है, उदाहरण के तौर पे जैसे पहला जो है चाकर, चाकर बनकर मीराबाई कृष्ण के लिए क्या करना चाहती हैं। अब यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा विकल्प जो है अनुचित है? चलिए, चैट बॉक्स इज ऑल योर्स। धन्यवाद श्रीजा, धन्यवाद राधा, धन्यवाद निखिल, अंजलि, भारती, धन्यवाद सीमा। देखिए अब सभी जो है बहुत 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 उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही उत्तम। सी और डी, यस। तो आप सभी मेरे साथ हैं, आप सभी इस बात की सहमति देते हैं कि सी और डी इस प्रकार के विकल्पों का प्रयोग हमें टालना चाहिए। यहाँ पर विकल्प हम अलग दे सकते हैं, हमें इस प्रकार के विकल्पों को टालना है। अगला प्रश्न जो है ये थोड़ा सा सोचने के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम प्रश्न बना रहे हैं। अब ऐसा प्रश्न जब हम देते हैं, हमने कबीर दास की भाषा पूछी है और कबीर दास जी अपनी भाषा की वजह से ही इतने जाने जाते हैं, इतने प्रसिद्ध हैं। उस भाषा का यदि हम यहाँ पर उल्लेख भी नहीं करेंगे, हम उनकी पंचमेल खिचड़ी में से एक शब्द यहाँ पर यदि डालकर हम चाहते हैं कि बच्चा उसमें से आइडेंटिफाई करे, ऐसे प्रश्न हमें टालनी चाहिए। ऐसा प्रश्न जो है वो उचित नहीं है। यहाँ पर हमारे प्रश्न में ए बी सी डी जो हम ऑप्शंस दे रहे हैं या क ख ग घ जो हम विकल्प देंगे, उसमें हमारा एक विकल्प सदुपड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी, इन शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है, क्योंकि वो सम्मान है।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता? चलिए अब आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। चैट बॉक्स में फिर से आ जाइए, यहाँ पर पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता, जो नीचे विकल्प दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, कौन सा विकल्प जो है वह अनुचित लग रहा है, या ये लग रहा है कि ये शब्द जो है उसको निकाल देना चाहिए, इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। बी सी बी बी बी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम, शीना मैम, फरीदा मैम, बहुत 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 धन्यवाद। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि प्रश्न में यहाँ पे क्योंकि बार बार आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है हम कि उत्तर में उसे बार बार इसको शामिल करें। यहाँ से आप क्योंकि निकाल दीजिए, इसे भी यहाँ से निकाल दीजिए। आप प्रश्न ही ऐसा बनाइए, पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित नहीं बन सकता क्योंकि। आप इस क्योंकि को यहाँ पर ले जाइए अपने प्रश्न में, और उसके बाद आप छात्र को जब विकल्प देंगे, छात्र उसे आसानी से अवश्य हल कर लेगा। उद्देश्य हमारा क्या है? छात्रों के समय को बचाना, छात्रों को सही दिशा देना, कि वो सही रूप में उन पर विचार कर सके कि उन्हें करना क्या है, किस और एक सही निर्देश देना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब और आपके सामने फिर से एक प्रश्न है, लेखक को भाई साहिब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? यहाँ पर बहुत सारी त्रुटियां हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाहूंगी कि आप इस प्रश्न के अंतर्गत त्रुटियां कौन कौन से शब्दों में है उन पर विचार करें और वो चैट बॉक्स में आप लिखें। ए और डी बहुत बहुत धन्यवाद, ए एंड डी हरीश धन्यवाद, शिल्पा ए एंड डी बहुत बहुत धन्यवाद, साहिब सकिम बहुत बहुत धन्यवाद, सहिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए 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 कितनी आसानी से हमने इसको पढ़ लिया। यस, ये जो है विकल्प, इसमें हमने बहुत सारी जो है इस प्रकार के विकल्प हम डाल सकते हैं। एक हम अनावश्यक यहाँ पे क्योंकि से शुरुआत कर रहे हैं, साहिब की मैं गलती कर रही हूँ, इस प्रकार का विकल्प मुझे यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। ए और डी, तो यहाँ पर आप सभी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, जो उत्तर आपने दिए बहुत ही सही थे ना। अगला प्रश्न है, तातारा वानमीरो कथा किस पर आधारित है? अब अगर आप विकल्पों पर ध्यान देंगे, इसमें से दो विकल्प ऐसे हैं जो मुझे नहीं चुनने चाहिए थे। क्या है आपकी राय? चलिए फिर से चैट बॉक्स में हम जुड़ेंगे कि दूसरे प्रश्न में दो विकल्प हैं जो मुझे नहीं देने चाहिए थे। बताइए, दो विकल्प मुझे नहीं देने चाहिए थे। यस यस यस, ए और डी, बी और डी, बी डी बी डी, वेरी गुड वंदना, धन्यवाद। बी डी, चलिए मैं सभी के साथ सहमत हूँ। बी और डी, लोकगीतों पर यस। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपके विकल्प ही उचित नहीं है। मुहावरों पर, हम कथा की बात कर रहे हैं, मुहावरों पर, लोकगीतों पर, किसी पर भी नहीं। इस प्रकार के विकल्पों को टाल सकते हैं हम। हमें इस प्रकार के विकल्प नहीं चुनने चाहिए, हमें विकल्प ऐसे चुनने चाहिए जहां पर बच्चा, ये तो सीधा उत्तर हमने बच्चों को दे दिया कि ये लो बेटा, ये आपको उत्तर मिल गया। चलिए फिर से, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? अब इसमें फिर से एक विकल्प है जो पूर्णतः गलत है। चलिए कौन सा विकल्प आप सभी के अनुसार गलत है? धन्यवाद अमिता, धन्यवाद पूजा, रंजनी, रीना धन्यवाद, निखिल धन्यवाद, कविता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आप सभी से मैं सहमत हूँ। बी विकल्प जो है वह पूर्णतः गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मेरा प्रश्न है कब और फिर है कहाँ, और मैं यहाँ पर पहले कहाँ और फिर कब दे रही हूँ। और दूसरा, ये तीनों जो मेरे विकर्षक विकल्प है, उनसे ये ईयर जो है, ये वर्ष जो है, देखिए कितना अंतर है। तो इस प्रकार के विकल्पों को हमें अपने प्रश्न पत्र में शामिल नहीं करना चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप ध्यान देंगे तो इन सब गलतियों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें निंदक को अपने समीप क्यों नहीं रखना चाहिए? यहाँ पर भी मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगी। बताइए,
क्या है, कौन सा विकल्प जो है वो अनुचित लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, वेदांत, अमिता, लता, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी। यस, जी हाँ, आप सभी मेरे साथ हैं। डी विकल्प जो है, हमें इस प्रकार के विकल्पों को टाल देना चाहिए, हमें इस प्रकार के विकल्पों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयोग करने से हम अनावश्यक प्रयोग है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं जहां से हम छात्रों को विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये विकल्प सही है, क्षमा करें, ये भी विकल्प गलत है। और यदि आप इसको सोचे कि मैंने इसे सुधार दिया है और फिर मैं इसको डाल रही हूँ, तो ये विकल्प भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगी अनुचित है, लेकिन हमें इस प्रकार के प्रयोगों को टालना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती हैं। अब देखिए, अगर हम ऐसे विकल्प छात्रों को देंगे तो छात्र जो है उनका मनोरंजन अवश्य होगा। पौधे, हीरे, बाग बगीचे, हरा रंग। अब हरा रंग और हीरे, इस प्रकार के विकल्प जो है हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे दे सकते हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है। लाल रंग, योगी रंग। अब योगी रंग जो है, कुसुम्बी रंग, रंग बिरंगी, बहुत सारे रंग हैं, हम अलग अलग रंग जो है छात्र को दे सकते हैं ताकि छात्र विचार करे। अब कुसुम्बी रंग है, उसके बाद केसरिया रंग है, उसके बाद लाल रंग है। ऐसे प्रश्न जो है हमें सोचकर बनाने अत्यंत आवश्यक है। फिर से वैसी ही गलती अगर आप देख रहे हैं, विरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अब यहाँ पर भी क्या गलती है, कोई नहीं। जब हम दे रहे हैं, पहला विकल्प हमारा इतना बड़ा है, देखने में ही आप देखेंगे कि पहला विकल्प मैंने इतना बड़ा दे दिया, दूसरा तीसरा जो है वो समान रूप है, और चौथा जो है मैंने सीधा लिख दिया कोई नहीं। तो इस प्रकार के विकल्प यदि हम डालते हैं तो बहुत अच्छा प्रश्न पत्र जो है वह अवश्य बनेगा। चलिए, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और इतने वर्षों से हम प्रश्न बनाते चले आ रहे थे और अचानक से अब आ गए एमसीक्यू प्रश्न, तो बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। इन शब्दों का प्रयोग हमें लिखते समय टालना चाहिए कि दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनिए, वही उसका उद्देश्य है, वही उसे करना है। नीचे दिए गए चित्र, जरूरत नहीं है कि आप इस प्रकार के प्रयोग अपने प्रश्नों में करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक जरूरत नहीं है। इन सभी शब्दों का प्रयोग यदि हम टालें तो हम, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा प्रश्न पर आइए। क्या आप पूछना चाहते हैं, उसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी, क्या आप उनसे, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है आपके प्रश्न का, सीधा जब आप उस पर आते हैं तो आपका प्रश्न उत्तम बन जाएगा। इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, शिक्षा तथ्यों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह तो मन की सोच का प्रशिक्षण है। तो बस हम इसी मन की सोच को बढ़ावा देंगे और छात्रों के लिए हम छात्रों को बार बार सोचने पर मजबूर करेंगे ताकि वे अच्छे से अच्छे अंक लेकर आगे बढ़ें। अब मैं आप सभी के समक्ष एक उदाहरण पेश कर रही हूँ कि एक ही जो दोहा है उसके ऊपर हम किस प्रकार से अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने कबीरदास जी का दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। जैसे ही दोहे पढ़ाते हैं ना, जोश आ जाता है यदि हम उसे गा कर बच्चों के समक्ष रखें। तो अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना तो मुझे पढ़ने में ही आनंद नहीं आता। तो जरूर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप छात्रों में रोचकता पैदा करना चाहते हैं, छात्रों में अपने विषय के प्रति रुचि पैदा करना चाहते हैं, तो गाइए। ये मत सोचिए छात्र हंसेगा, ये मत सोचिए छात्र क्या सोचेगा, आप उसे सिखाइए, वो जरूर सीखेगा और भविष्य में जब जब वो कबीर को पढ़ेगा वो आपको याद करेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना कबीरा, दुनिया देखे नाही। मैं बिल्कुल नहीं अच्छा गाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को, स्वयं भी मैं गाती हूँ और बच्चों को भी बोलती हूँ आप गाइए मेरे साथ। तो प्लीज उन्हें सिखाइए, क्योंकि इन दोहों की अपार विशेषताएं हैं। हम सभी जानते हैं कि हम जब दोहे पढ़ाते हैं यहाँ पर
किस प्रकार से हम छात्रों को सब कुछ बताते हैं कि किस प्रकार से 13-11 मात्राएं हैं, प्रत्येक पंक्ति जो है उसमें 24 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इन मात्राओं को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर जब मैं कस्तूरी कुंडली बसे कह रही हूँ तो यहाँ पर 13 मात्राएं कैसे हैं, बच्चों को गिनाइए, बच्चा आनंद लेगा, बच्चे का उत्साह बढ़ेगा और वो समझेगा कि इतने वर्षों के पश्चात भी ये जो ज्ञान है, ये जो कबीरदास जी की दोहे हैं जो हम आज भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना समृद्ध ज्ञान है। आज 2 पंक्तियां लिखने पर हम विचार करते हैं और ये इतने महान कवि हुए जिन्होंने शब्दों का सटीक चयन करके उदाहरणों के द्वारा कितनी सारी चीजें उन्होंने हमारे समक्ष रखी हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न जब मेरे सामने जब काफी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये था कि मैडम हिंदी में छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए। हम हैं, हमारे ऊपर वो दायित्व है, हम उनकी रुचि बढ़ा सकते हैं। जितनी आप अपने नवीनता लाएंगे पढ़ाने में, जितना आप नयापन लाएंगे, जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उनके साथ, आप उनको सिखाइए। जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत में किया, एक विज्ञापन दे दीजिए, विज्ञापन पढ़िए, प्रश्न कीजिए, बच्चा आपको उत्तर देगा। आप पहेलियां पूछिए, पहेलियों से उनका मनोरंजन होता है, वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं और वो इंतजार करते हैं आज मैडम ये करने वाली। सामान्य ज्ञान पर चर्चा कीजिए, आज हमारे आसपास घटित हो रहा है उस पर चर्चा जब हम करते हैं, छात्र हमारे साथ सदैव जुड़े रहते हैं। कुंडली शब्द, चलिए हम विषय पर आते हैं। कुंडली शब्द का अर्थ क्या है? सीधा जब बच्चा हम मुझसे केवल अर्थ पूछ रहे हैं वो ज्ञान है। क्षमा कीजिए, राम और कस्तूरी में क्या समानता है? बच्चा समझ पर ही अपने वह बता सकेगा कि इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं। दोनों तरल पदार्थ हैं, दोनों सुगंधित पदार्थ हैं, दोनों वन में रहते हैं, दोनों मन में स्थित हैं। बच्चा विचार करेगा और उत्तर आपके समक्ष अवश्य आएगा। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि मन में छिपे अहंकार के कारण। बाकी अन्य कारण क्या है हम उसको समझाते हैं क्योंकि हम ये बता रहे हैं उसे। हिरण की नाभि में कस्तूरी, वैसे ही घटी घटी में क्या है? तो बच्चा रिलेट करेगा कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है तो वैसे घटी घटी में क्या है? उत्तर आपके समक्ष अवश्य आएगा। मृग और मानव की दशा का कारण क्या है? मृग और मानव दोनों की दशा एक समान क्यों है? ऐसा क्या है उत्तर? तो छात्र अवश्य आपके समक्ष उत्तर रखेगा कि वह अनभिज्ञता है जिसकी वजह से वह नहीं जान पाता। जब हमने बच्चे को कस्तूरी मृग के बारे में इतना कुछ बताया, उसकी विशेषताएं बता दी, हमने उनसे उत्तर बता दिए कि कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ ये मृग पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, सब कुछ बता दिया। एक चित्र जो है वह छाप जो है हमेशा के लिए उसके मस्तिष्क पर अवश्य छोड़ेगा। इस प्रकार से आप उनके ज्ञान को जांच अवश्य सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आप सभी के समक्ष, आप दोहा, सेवई, चौपैया, दोहा, चौपाई। अब यहाँ पर छात्र जो है वह जाने कि ये जो हम रचना पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, छंद कौन कौन से हैं, सभी छंदों की विशेषताएं क्या है, कैसे दोहा चौपाई से अलग है। जब हम थोड़ी सी जानकारी उनको देते हैं अपने समृद्ध साहित्य के बारे में तो छात्र जो है वह इनसे अवश्य जुड़ता है। और मैं जानती हूँ कि इसमें हमारे सभी शिक्षक जो है अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से वो छात्रों को सब कुछ बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्रश्न है उनके सामने रखते हैं तो बच्चा सोचेगा और यहाँ पर विकल्प जो है सीधा वो नहीं देखेगा, वो उसको देखना है कि ए जब मैं लिख रही हूँ 1 2 है या 3 2 है या 2 4 है या 4 और 3 है, कौन सा विकल्प मेरा उचित है, वो जरूर आपको उत्तर देगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं उत्तर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप सभी उत्तरों से परिचित हैं। तो मैं समय को वेस्ट ना करते हुए हम तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कोर्स ए में से, नेताजी का चश्मा, बहुत ही बढ़िया, देशभक्ति के ऊपर आधारित ये जो पाठ है। अब इसमें कस्बे की विशेषता है, साधारण सा शुरुआत में ही पहला ही जो गद्यांश है उसमें कस्बे की विशेषताएं बताई गई है। अब मैंने यहाँ पर 5 जो है बॉक्सेस बनाकर विशेषताएं रखी। एक विशेषता यहाँ पर गलत है और यहाँ पर बच्चों के सामने विकल्प जो है अलग रूप में रखी है। अब बच्चा विचार करेगा कि कस्बे की विशेषताएं, जी हाँ कस्बे की विशेषताएं क्या है, वहां पर एक नगर पालिका है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक बाजार है, एक ओपन एयर सिनेमा घर है, नहीं एक नहीं वहां तो 2 थे, मतलब ये विकल्प जो है वो अनुचित है। तो अब यहाँ पर जब मुझे उत्तर देखना है तो 1 2 3 4 जो है वो सही दिख रहे हैं,
मतलब मुझे यहाँ पर वो ढूंढना है, तो यहाँ पर बच्चा जो है वह 1 2 3 4 ढूंढेगा और अपने विकल्प को, डी विकल्प को चुनकर वह आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से वह सोचेगा। तो अलग अलग तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, केवल एक साधारण सी जानकारी है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से जरा सी गलती से हम बच्चे को सीधा उत्तर दे देते हैं, क्योंकि 3 के आगे कुछ नहीं लिखा गया। बच्चे को तुरंत हिंट मिल जाती है। अहंकार मनुष्य का विनाश करता है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए बड़े भाई साहब ने कौन सा उदाहरण नहीं दिया है। अब जब नहीं दिया बोला, और यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 और यहाँ पे बच्चा देखेगा 3, ओके, यहाँ पर वो पढ़ेगा, उसे उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है, विकल्प बनाते समय भी हम डायरेक्ट उत्तर जो है वह ना दें। प्रेमचंद जी को हम पढ़ा रहे हैं, तो एक साधारण सा मतलब एक प्रश्न दिमाग में आया, क्योंकि हम सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले लेखक परिचय देते हैं। बड़े भाई साहब कहानी पढ़ाने से पहले हम प्रेमचंद जी के विषय में उनको बताते हैं, कथा सम्राट हैं, कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखे, कौन से उपन्यास उनके लिखे गए, और कौन सा उपन्यास है जो पूर्ण नहीं हो पाया, वह भी हम उनको बताते हैं। बहुत जानकारी हम देते हैं ताकि प्रेमचंद के विषय में बच्चा जाने, मानसरोवर सब कुछ बताते हैं। तो एक साधारण सा प्रश्न उसी जानकारी पर आधारित भी उनसे पूछा जा सकता है। ये केवल आप परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ये कक्षा में जब हम बच्चों को पूछ रहे हैं, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करें। परीक्षा में हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, तो ऐसे प्रश्नों को आप अपनी कक्षा में छात्रों में रोचकता को बढ़ाने के लिए पूछे कि यहाँ पर सही क्रम क्या होगा। अब बच्चा वर्णमाला का सही क्रम जानता है कि नहीं, इतने वर्षों से वह सही क्रम भूल तो नहीं गया, साधारण से वो याद कर रहा है, वही रचनाओं को याद कर रहा है, देख रहा है, लेकिन केवल उसे अपने क्रम में लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान की रचना की। अब हम बढ़ रहे हैं पद परिचय व्याकरण की तरफ। अब व्याकरण में अब आपके समक्ष 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है, ये हम अक्सर अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रहे हैं कि पदों का, जैसे पद परिचय रेखांकित शब्द हमने दे दिया, उसका पद परिचय पूछ रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है वो पूर्णतः गलत है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। और फिर से आप चैट बॉक्स में आ जाइए और मैं देखना चाहूंगी कि कौन है जो फटाफट उस गलती को, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारी आदत है, हम गलतियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरे प्रश्न में 2 गलतियां हैं। चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया, 2 गलतियां हैं, शुरू हो जाइए। कहाँ पर गलतियां हैं, छांटिए, ABCD, कहाँ पर गलती है, D सोचिए, यहाँ पर 2 गलतियां हैं। मैं बार बार कह रही हूँ 2 गलतियां हैं। यस, वेरी गुड। बी और डी। सुनीता धन्यवाद, रविंद्र धन्यवाद, रेणु तिवारी धन्यवाद, AC धन्यवाद, निखिल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी बहुत खूब। ACD जो लिख रहा है, कृपया फिर से पढ़िए उसे, ध्यान दीजिए उस विषय की ओर फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। D जो लिख रहे हैं वो पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहे, आप पकड़े जा रहे हैं। A और C, यस अनीता, A और C कृपया प्रश्न को फिर से पढ़ें, वेरी गुड। चलिए, सो इनके अनुसार देखिए, अब यहाँ पर अब आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। अव्यय, क्रिया विशेषण, कालवाचक, अव्यय, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, अव्यय, क्रिया विशेषण, कालवाचक। मैंने एक ही शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया। जब मैं यहाँ पूछ चुकी हूँ तो मुझे यहाँ इसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब हम बनाते हैं हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, जानबूझ के हम नहीं करते, हो जाती है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जब हम प्रश्न बना रहे हैं व्याकरण के लिए, क्योंकि व्याकरण में अब यहाँ पे आप एक और दे सकते थे, अव्यय, क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। आप अलग उसको उत्तर, आप उसको विकल्प अलग अलग दीजिए। आप इस प्रकार का विकल्प बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए। ये बहुत स्वाभाविक है कि काल जैसे यहाँ पर विद्या मैं 2 बार लिखती हूँ, तो ये ध्यान दीजिए कि क्या मैंने जब प्रश्न बनाए हैं, क्या वो सारे प्रश्न मैंने ध्यान से पढ़िए कि क्या मेरा कोई उत्तर रिपीट तो नहीं हो रहा, क्या मेरा विकर्षक गलत तो नहीं हो गया। जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तभी वह प्रश्न पत्र जो है वह अच्छा बनेगा।
बहुत ज्यादा डिमांड थी। जैसे ही वो प्रश्न देखे मैंने तो उनमें सबसे ज्यादा डिमांड थी कि मुहावरे जो है तो अलग अलग तरीके से किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है आप सभी के समक्ष। एक साधारण, ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बनाते, आप भी बनाते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। हाथ की सफाई चोरी करना, हाथ खड़े कर देना खुश हो जाना, बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम, हाथ के तोते उड़ जाना बहुत घबरा जाना। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इनमें से किन मुहावरों के अर्थ सही हैं? मतलब मुहावरा और अर्थ दोनों सही हैं। तो अब चलिए चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कौन सा विकल्प आप सभी के अनुसार सही है। यस, कौन सा विकल्प सही है? मुझे उत्तर चाहिए, ए बी सी डी। ए बी सी डी में वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद हरजिंदर, शुभम धन्यवाद, रेणु धन्यवाद, निखिल धन्यवाद, मृदुला धन्यवाद, राधा जी धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। देखिए बौछार आ गई। सी आप सभी के अनुसार है सी। ओके, सो आपके अनुसार, क्षमा करें, आप सभी के अनुसार उत्तर जो है वह सी है। देखिए, हाथ की सफाई करना चोरी करना बिल्कुल सही, हाथ खड़े कर देना खुश हो जाना बिल्कुल गलत, बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम सही है, हाथ के तोते उड़ जाना घबरा जाना। तो यहाँ पर जब विकल्प आप लिखोगे तो 1 3 4। अब यहाँ पर छात्र को ये बताना है कि बेटा इस पर ध्यान दीजिए, ये तो आपने चुन लिया लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप उत्तर कहीं गलत ना कर दें। चलिए अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये हम बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हम बना रहे हैं। विद्वान और वीर, जहाँ पर हम जो है रिक्त स्थानों में हम उन प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। विद्वान और वीर होकर भी रावण की डैश पड़ गई थी कि उसने माता सीता का अपहरण किया। मुहावरे से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अकल पर पत्थर, पैरों पर खड़ा होना। हम सभी जानते हैं कि उत्तर जो है वह सी है। आसमान पर चढ़ाना, बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को कहें कि ध्यान से प्रश्न पढ़ें। जल्दबाजी में बच्चा प्रश्न जब पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आसमान पर चढ़ना यदि उसने पढ़ लिया तो उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत घमंड करना। जबकि मेरा प्रश्न क्या है, आसमान पर चढ़ाना। मेरा उत्तर अपेक्षित है अत्यधिक प्रशंसा करना, क्योंकि मैं आसमान पर चढ़ा रही हूँ, मैं अत्यधिक प्रशंसा कर रही हूँ। तो बहुत जरूरी है कि प्रश्न पत्र छात्र को हम बार बार कहें कि ध्यान पूर्वक पढ़िए। लाल पीला होना का अर्थ, मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। लाल पीला होना जो है वह रंग बदलने से नहीं बल्कि वह तो क्रोध, लाल पीला होना जो है वह है क्रोध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रवीण सर को। प्रवीण सर दोहा से एक स्कूल, मतलब प्रवीण सर की मैंने ये वर्कशीट एक जगह देखी थी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखी थी, और सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे देखने का और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे आज लगा कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं। इन्होंने क्या किया है, मुहावरे जो है 100 मुहावरों की इस प्रकार से वर्कशीट बनाई है और इसमें उन्होंने चित्रों के आधार पर बच्चों को मुहावरे छांटने का, हम इसमें छांटने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है वह इस मुहावरे को बहुत मजे से करना पसंद करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ईंट है, ईंट से ईंट बजाना, तो पहला विकल्प जो है छात्र जो है खुशी खुशी से आपको बता देगा कि पहला विकल्प उचित है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, पांव उखड़ जाना, पत्थर की लकीर होना बिल्कुल गलत है। अगला विकल्प चलिए आप सभी के सामने है, बताइए क्या है ये। बहुत ही आसान है, चैट बॉक्स में आ जाइए, बताइए कि यहाँ पर ये जो चित्र है ये कौन सा मुहावरा आपके समक्ष रख रहा है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हो सभी सही हैं। हीना धन्यवाद, राधा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घाव पर नमक छिड़कना इज वेरी करेक्ट आंसर। जैसे आप देखोगे, मतलब मैं बहुत प्रसन्न थी सर की इस वर्कशीट से, इसीलिए मैंने इस मंच पर इसका जिक्र करना भी सोचा कि मैं जरूर करूं।
घाव पर नमक छिड़कना, यहाँ पर उन्होंने घाव की तस्वीर डाली, यहाँ पर नमक छिड़कना जो क्रिया है उसे भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया। अगली आप लोगों के लिए है, अब यहाँ पर आप मुहावरे मुझे बताएंगे, मैं मुहावरे का ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप तुरंत इन मुहावरों को जान जाएंगे। चलिए बॉक्स में आ जाइए, तीसरे नंबर के मुहावरे पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत जल्दी। यस, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जो हाथ रेस कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि अंत में मैं आपके सभी प्रश्नों का हल अवश्य करूंगी। खून जलाना जो लिख रहे हैं, जलाना इज, यू हैव टू थिंक, यहाँ पे हम जला नहीं रहे हैं, यहाँ पर कुछ खौल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत खूब, बहुत खूब, क्षमा कीजिए। अगला प्रश्न जो है, यस, अगला जो है 4 में आ जाइए। अब हम 4 के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। 4 पर, यस, उंगलियों पर नचाना, बहुत खूब, बहुत खूब। पंख निकल आना नहीं है क्योंकि पहले उंगली भी है, तो बहुत खूब, लेकिन प्रयास आप सभी का बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम बढ़ रहे हैं 5 की तरफ। अब आप उत्तर दे रहे हैं 5 का मुहावरा। 5 नंबर पे जो है उसे आप सभी हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत उत्तम। यस, आसमान से ऊपर उठा लेना, बहुत खूब। चलिए आ जाते हैं आप छठे मुहावरे की तरफ। यस, छठा मुहावरा बहुत ही सिंपल है, हम सभी इससे परिचित हैं। गागर में सागर भरना, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार से जो आप मेरा सहयोग दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला विषय है हमारा समास। समास में जिस तरीके से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हम या तो समस्त पद देते हैं और छात्र से समास विग्रह बनाने के लिए कहते हैं, मतलब समास विग्रह को छांटने के लिए कहते हैं। दूसरा हम उन्हें देते हैं कि हमने उन्हें समस्त समास विग्रह हमने दे दिया है, हम उससे चाहते हैं कि वह समस्त पद और भेद को पहचाने। तीसरा हम उन्हें देते हैं कि हमने उसे समास विग्रह, क्षमा कीजिए, समास का नाम दिया है और हम चाहते हैं कि जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों के आधार पर छात्र जो है वह उचित उदाहरण को चुने। अब जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास है। अब द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु के लिए छात्र को सोचना है कि नंबर होना चाहिए, अंक होना चाहिए, तो छात्र यहाँ पर ध्यान नहीं केंद्रित करेगा, पंच तत्व वह अवश्य चुनेगा और इसी आधार पर वह अपना प्रश्न सही जो है वह उत्तर जो है लिख पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को हम एक अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप क्रमांक दीजिए, समास विग्रह, समस्त पद बना देते हैं और समास भेद। समास भेद जो है वो हमने छोड़ दिया है, अब तीनों हमने दे दिए। अब इस पर छात्र जो है वो देखेगा कि कौन सा भेद जो है वह सही है। तीनों भेद जो है वो सही है, उस आधार पर छात्र को उत्तर लिखना है। A, B, C, D जो है वो उस आधार पर लिखेगा। यहाँ पर यदि उसकी अवधारणाएं, उसकी परिभाषाएं, यदि वह पूरे भेदों को अच्छी तरह से जानता है तो वो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य निकाल सकेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनाकर हम छात्रों को, क्योंकि वो प्रश्न छात्र रोज कर रहा है, यहाँ पर छात्र विचार अवश्य करेगा और फिर वो चुनेगा सही विकल्प को। समय लगेगा बिल्कुल, लेकिन हाँ उसकी जो अवधारणाएं हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पे डॉक्टर विनोद सर जी का, क्योंकि उनके जितने भी कार्यशालाएं हम जिसमें भी हम भाग लेते हैं, सर हमेशा कहते हैं एक स्लाइड आप बनाइए, उस स्लाइड में आप इस प्रकार से स्लाइड बनाइए कि नियम सारे वहीं पर क्लियर हो जाए। बच्चा जब वो स्लाइड को देखता है तो उसके आधार पर वह तुरंत फिर, क्योंकि वो देख लेगा, नियम देख लेगा, उदाहरण देख लेगा, तो उसके बाद वह आपके प्रश्नों का हल आसानी से कर सकेगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस प्रकार से एक रिवीजन की, स्पेशली व्याकरण की, आप एक स्लाइड बनाइए जहां पर आप सभी नियमों को लिखें और उन नियमों की चर्चा पहले अवश्य कीजिए और उसके बाद आप बच्चों को यदि 40 प्रश्न दे या 50 प्रश्न दे, बच्चा तुरंत हल करेगा। लेकिन यदि उसकी ये अवधारणाएं ही सही नहीं है, यदि वो नियम जानता ही नहीं है,
तो हम उसको 10 प्रश्न भी देंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें। तो इसीलिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पर डाली थी। चलिए, ये जो प्रश्न है या इसे भी हमने क्या किया, हमने मैच द पेयर्स, जोड़ियां बनाओ के रूप में आपके समक्ष रखा है कि यहाँ पर 3 जो है आपके सामने वाक्य हैं। तीनों वाक्यों को हमने क और ख में बांट दिया और उसके बाद आप उसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको सही भेद जो है वह भी लिखना। तो छात्र जो है वह इस पर विचार करेगा ना। 1 और 1 नहीं मैच हो रहा, 1 और 2 को मैच करेगा। हाँ, 1 और 2 मैच हो रहा है, 3 कैसे मैच हो रहा है, और मैच हो रहा है तो क्या उसका भेद सही है, क्या वो विकल्प में मुझे मिल रहा है या नहीं। इस प्रकार से छात्र जब विचार करेगा तो उसे प्रश्न हल करने में आनंद भी आएगा, उसका उत्साह भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम प्रश्न छात्रों को बहुत दे रहे हैं। छात्र इसमें, मैं तो कहूंगी कि बहुत अच्छे से छात्र इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का हल कैसे करना है। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, छात्र तुरंत हमें बताता है कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर 4 जो विकल्प दिए गए हैं, छात्र यहाँ पर सोचेगा, चारों विकल्प वो पढ़ेगा, नियम को वो विचार, मतलब नियमों पर वह विचार करेगा कि क्या इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय है। उस पर विचार करके वो अवश्य सही विकल्प को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये सभी हम जानते हैं कि आप सभी लोग कर रहे हैं। आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो आपने चारों विकल्प उन्हें दे दिए हैं। छात्र जो है इस पर विचार करेगा कि कौन सा विकल्प जो है वो मिश्र वाक्य के लिए सटीक बैठता है और वह उसे अवश्य चुनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज चारों तरफ जिस बात की चर्चा हो रही है, और वह है OMR शीट्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विनोद सर जी का और डॉक्टर सलाम सर का, जिन्होंने मुझे सहायता की OMR शीट्स देने में। तो उसी के आधार पर मैं आप सभी के समक्ष कुछ जानकारी जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने छात्रों को बताएं। ये मत सोचिए कि छात्र को पता है कि उसे ये कैसे भरना है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से हर छोटी से छोटी जानकारी छात्र तक पहुंचाएं, वो जाने कि इन्हें भरना कैसे है। जैसा कि आप सभी के समक्ष है, कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर। जनरल इंस्ट्रक्शंस है। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को काला करके प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये हमें निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम छात्रों को बताएं, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक गोले को काला करें। बहुत जरूरी है ये, हम बार बार अपनी कक्षाओं में इसे बोले कि एक ही प्रश्न पर आपको गोला लगाना है, उसे काला करना है। जो आपको लगता है कि केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन के साथ ही उत्तर पत्रक पर सही उत्तर है। अब बार बार ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन पर क्यों भर दिया जाता है? क्योंकि जेल पेन जो है वो अगर इंक, कोई पायलट पेन बच्चा यूज कर रहा है, कहीं इंक लीक हो गई, उसकी वजह से वो वहां पर निशान आ गया, तो बच्चे के लिए वो दुविधा नहीं होनी चाहिए, स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो बार बार उसे बोलिए कि बेटा ब्लैक पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लेकर आप इस प्रश्न पत्र का हल करें। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्कूल तो छात्रों को वही पेन देते हैं ताकि छात्र वही करें। उन्हीं बॉल पेनों का प्रयोग करके वे उन प्रश्नों का हल करें। यदि एक से अधिक वृत्त काले पाए जाते हैं तो उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो एक किया है उसी को पकड़ा जाता है उत्तर में, दूसरे पर आपका मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तरों को काटने, ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया कि मैंने पहले ये प्रश्न का उत्तर लिखा है कि मैंने पहले तो ख को चुन लिया, अब मुझे लग रहा नहीं ख नहीं क उत्तर था, जब मैं बाद में रिवाइज कर रहा हूं। पर अब ऐसी स्थिति में मैं इसको बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि बदलने से वह गलत हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर आप सभी कृपया करके नीचे देखिए। अब जैसे बच्चे ने पहले ख, अगर हम इसे माने कि ये क ख ग घ है, बच्चे ने पहले ख को गोला कर दिया है।
अब बाद में जब वो रिवाइज कर रहा है उसे लग रहा है कि नहीं ये तो गलत था, मुझे तो घ को सर्कल करना था। अब वो घ को सर्कल करके अगर इसको कट करेगा, ये आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये पूर्णतः गलत हो जाता है। इस प्रकार की ओवरराइटिंग और काटने का जो ये है, हम उस पर रोक लगाएं। उत्तरों को काटने ओवरराइट करने की अनुमति ओएमआर शीट में नहीं है। छात्रों को हमें इस प्रकार से रोकने की जरूरत है। यदि कोई छात्र रिक्त उत्तर पत्रक जमा करता है, उसने कुछ नहीं किया, उसने ऐसे ब्लैंक्स अगर वो सबमिट करता है, तो वहां पर निरीक्षक जो है, ऑब्जर्वर जो है, वो अपने हस्ताक्षर करके उसे पूर्णतः रद्द कर देते हैं, उसे वैलिड नहीं माना जाता। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा और बच्चों को बता सकते हैं। आप सभी लोग बता भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर से मुझे ऐसा लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। व्हाइट इंक का प्रयोग ना करें। छात्र को ऐसा लगेगा मैं व्हाइटनर लगा दूंगा और मैं वहां पर दूसरा फिर से मैं गोला कर दूंगा। नहीं, व्हाइटनर जो है वह ओएमआर शीट्स में उसकी इजाजत नहीं है। काटना, ऊपर से लिखना या मिटाना, इस प्रकार का प्रयोग हमें नहीं करना है। रफ वर्क, कई बार बच्चा जो है वह लिखना चाहता है, स्पेलिंग लिखने की कोशिश करता है, अन्य विषयों में तो उसको बहुत सारा लिखना है, मैथ्स हो गया उसको वहां पर लिखना है। बिल्कुल यहाँ पर छात्र को लिखना नहीं है। वो जो उत्तर पुस्तिका, वो जो ओएमआर शीट उसके हाथ में दी गई है, उस ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार का रफ वर्क छात्र नहीं कर सकता। वो ओएमआर शीट उसे बहुत हिफाजत के साथ संभाल कर रखनी है। किसी भी प्रकार से फटना या उसका किसी भी प्रकार से अगर उसे कुछ भी होता है, कट जाती है, तो वह अत्यधिक मतलब विचार करने वाला विषय है। ऐसी परिस्थितियां ही निर्माण ना हो, इस बात पे छात्र को ध्यान देना है। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ या उस पर कोई खरोच ना करें। बार बार मैं इसे बोल रही हूँ, रीजन है क्योंकि इनका मूल्यांकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और किसी भी खरोच की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, जे एडवांस का है, वहां पर भी ओएमआर शीट जो है वो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जब चेक की जाती है, उस समय खरोच वाले जो है वह आपके आंसर्स कंसिडर नहीं किए जाते, उसे वो नहीं स्वीकार करते। जिन प्रश्नों को आप नहीं हल करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में छात्रों को विकल्प मिलने वाले हैं। तो जिन प्रश्नों को आप नहीं हल करने वाले, उनके समक्ष कुछ मत कीजिए, उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। वहां पे किसी भी प्रकार का मतलब मैं ये कहूंगी कि प्रश्न के आगे भी आपको एबीसीडी के आगे भी किसी भी प्रकार का क्रॉस मारने की जरूरत नहीं है। ये एक सैंपल है आप सभी के समक्ष। एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम छात्रों को यह भी बताएं। ये जानकारी बहुत ही हमें ऐसा लगता है कि छात्र को पता है, लेकिन फिर भी हम बताएं। जैसे नाम, अब छात्र नाम कैसे लिख रहा है, जैसा उसका आइडेंटिटी कार्ड पर दिया गया, हॉल टिकट पर जो नाम जिस तरीके से लिखा है, अगर पहले सरनेम है, छात्र को पहले सरनेम लिखना होगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा शर्मा, तो अगर मैं शर्मा लिख रही हूँ तो उसके बाद यहाँ से मैं नीचे आऊंगी, एस ढूंढूंगी, तो एस जो है यहाँ पर मुझे एस यहाँ दिखाई दिया, मैं इस एस को पूरी तरह से यहाँ पर गोला करूंगी। एच आने पर मुझे यहाँ पर नीचे आना है, जी एच, मैं इसको पूरा गोल अच्छे से करूंगी। अब ए मैंने जल्दबाजी में यदि ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद मैं आर पर आ गई, आर यहाँ पर मुझे मिल गया और यहाँ पर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये गलत होगा क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो ये बार बार हमें इस बात पर भर देना है कि हम छात्रों को बोलें कि बेटा उसको पूरा अच्छे से गोल करो, ये ऐसा दिखाई देना चाहिए कि ये पूरा आपने उसको अच्छे से काला किया है। यहाँ पर आ गए हम एम पर। यहाँ बच्चा जल्दबाजी ना करे, एम और एन के अंतर को समझे। जब वो ऐसा पूरा कर देगा उसका नाम तैयार हो जाएगा। शर्मा लिखने के बाद एक लाइन वो छोड़े, आगे बढ़े और इस तरीके से अपनी हॉल टिकट के आधार पर ही ये सारी जानकारी भरना उसके लिए आवश्यक है। स्कूल का आईडी नंबर, परीक्षा का रोल नंबर, कौन सी कक्षा है, ये सारी जानकारी उसके लिए भरना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर एक ये विकल्प है और दूसरा मैं, क्योंकि हिंदी का हम कर रहे हैं तो मैंने सोचा
क्यों ना इस प्रकार का विकल्प आपके सामने रखा जाए, जिससे हम अच्छे से समझ सके कि छात्र से हम क्या अपेक्षित कर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने हिंदी के, चलिए मैं कोर्स बी को ले लेती हूँ। अब कोर्स बी में पहला जो प्रश्न है हमारा वह है अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश में छात्र को 2 गद्यांश करने हैं। अब यहाँ पे जब वो 2 गद्यांश कर रहा है, 4 में से 2 कर रहा है, तो जैसे कि मेरा प्रश्न पत्र मैंने इसमें से 1 चुन लिया। 1 चुनने के बाद मुझे लगा चलिए इसका उत्तर मेरा ग है, उसके बाद मेरा ख है, इस प्रकार से मैं करती जाऊंगी। अब यहाँ पर मुझे पूरे 5 प्रश्न करने हैं, तो मेरे 5 गोले यहाँ मुझे दिखाई देने चाहिए। उसके बाद छात्र को जरूरी है कि वह इसको रिवाइज भी करे कि हाँ मैंने 5 प्रश्न कर लिए हैं। करने के बाद उस पर ध्यान दे। बहुत जरूरी है कि अगर अथवा वहां पर दिया गया है तो छात्र ये समझे कि उसे ये प्रश्न कर लिया है, तो यहां से वो हल नहीं करेगा। जल्दबाजी में अगर वो यहाँ पर हल कर लेता है तो छात्र को लगेगा मैंने 2 गद्यांश किए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसने केवल 5 अंक का ही प्रश्न पत्र हल किया है। दूसरा यहाँ से अपेक्षित था, लेकिन वो यहाँ पे दोनों कर गया। 2 में से कोई एक, क्योंकि कंप्यूटर पहला लेने वाला है, वो किसी प्रकार की कोई सांत्वना हमारे साथ नहीं दिखाने वाला, जो उसमें इंसर्ट है वही होगा। तो आपका बच्चा जो है यहाँ पर गलती करके, अगर उसने यहाँ पर अथवा नहीं देखा, यहीं पे 2 प्रश्न हल कर दिए, इस प्रश्न को छोड़ दिया, तो उससे गलती हो जाएगी और उसके अंक चले जाएंगे। तो अथवा को ध्यान दे। उसके बाद ये अगर उसने नहीं करना है, चलिए अब उसका दूसरे प्रश्न पर आया, ये गद्यांश उसको नहीं करना था, यहाँ करना था, तो यहाँ पर आएगा वह करते समय हमें उसे बार बार समझाना है, बेटा पूरा गोला अच्छे से कीजिए, गलती से भी क्रॉस मत करके आना, गलती से भी थोड़ा सा गोल करके मत छोड़ना, ऐसा करने से तुम्हारे अंक कट जाएंगे। तो जब आप रिवाइज करो तो देखो कि ये गोल जो है वह पूर्ण रूप से सही है, पूरी तरह से आपने उसे कवर किया हुआ है। अगला जो प्रश्न है व्याकरण का, व्याकरण में अभी उसको 5 में से 4 करने हैं, तो अब 4 जो वो कर रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब हो सकता है मुझे पहले का उत्तर आता है, मैंने पहला गोल लगा दिया, मुझे दूसरे का उत्तर नहीं आता, मैं छोड़ना चाहती हूँ, फिर मैं तीसरे पर आ गई, गलती से बच्चा प्रश्न 3 पढ़ता हुआ गोला 2 पे न लगा दे। ये बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी गलतियां हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी। तो ये चीजें जो है उनको बार बार बोलना है, बेटा जो आप प्रश्न नहीं कर रहे हो उसे देखो, पर यहाँ कोई ऐसा मत कर दो कि ये क्रॉस कर दिया मैंने, ये मैं नहीं करने वाला। नो, इस प्रश्न पत्र पे आप किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य चिन्ह नहीं लगाएंगे। इस बात पर हमें बार बार ध्यान देना है। अब मुझे ये उत्तर सही लग रहा है, मैं टिक करके नहीं आ सकती, मैं ऐसे करके टिक नहीं कर सकती, ये गलत तरीका होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे गोले में से मैं थोड़ा सा गोला लगा दूं वो भी गलत है, पूरे गोले में से मैं केवल टिक लगा दूं वह भी गलत है। अभी जैसे ख लिखा है तो ख लिख के मैं उसको गोला लगा दूं वह भी गलत है। सिर्फ जो उत्तर सही माना जाएगा वो यह कि आप जो भी उत्तर चुन रहे हैं उसे पूर्ण रूप से गोल कर दीजिए। अगर आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो वो काला हो जाएगा, और अगर आप ब्लू इंक यूज कर रहे हैं तो वह ब्लू होगा। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये भले ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अच्छे अच्छे हमारे बच्चे जल्दबाजी में, क्योंकि वो उत्साहित इतने होते हैं, इतना जोश है उनमें, इतना उत्साह है उनमें कि वे गलती कर बैठते हैं, जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं, और अंक जब उनके कम आते हैं फिर हमें दुख होता है। तो बच्चा जब विकल्प चुन रहा है तो चुनते समय विकल्प को वह ध्यान से चुने। व्याकरण के प्रश्न 5 में से 4 करने हैं, तो वो 4 कौन से करने हैं वह बताए, बहुत चुने, सही चुने। जो नहीं करना है छोड़ दो, लेकिन उसके सामने कुछ मत करो। आपकी कोई भी क्रिया जो है वह आपके लिए ही बाद में नुकसानदायक हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
मुझे लगता है कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को जानें। चलिए अब फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुकी हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस सत्र में क्या चर्चा की गई है? इमोजीज आपके सामने है, इमोजीज का सहारा लीजिए और चलिए मैं आप सभी की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए उत्सुक हूँ। आ जाइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स डिसेबल कर दिया गया है शायद से। चैट बॉक्स में मुझे कोई भी उत्तर नहीं दिखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। ओके इमोजीज के साथ ही उस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता होती है कि होने के बाद जब इस प्रकार से आप सभी का सहयोग मिलता है, आप सभी की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। यस सर। डॉक्टर अब्दुल सलाम सर। Yes, ma'am. We can take a few questions. श्योर सर। BG Sripal has raised his hand. यस सर, यस सर। Priyanka, ma'am, you can. प्रियंका, Yes. Priyanka, ma'am, you can take it. Yes, yes, yes. Yes, BG sir. धन्यवाद मैम इस ज्ञानवर्धक सत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। बहुविकल्पिक प्रश्नों को लेकर हमारे मन में जो भी शंकाएं एवं समस्याएं थी, उन सबों का समाधान बहुत ही सरल एवं सुगम तरीके से आपने इस सत्र के अंतर्गत सफलतापूर्वक किया। शब्द पिरामिड का प्रयोग तो अत्यंत ही रोचक था। हमें किस प्रकार के विकर्षक विकल्पों का चयन करना चाहिए, इस बारे में भी आज आपने विस्तार से चर्चा की। और चित्रों का प्रयोग करके मुहावरा पढ़ाने की विधि तो अत्यंत ही रोचक और सृजनात्मक है, जिसे हम शिक्षकगण प्रयोग में लाएंगे। अब मैं अपने सहभागियों से निवेदन करूंगी कि यदि उनके कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हों तो वे अपना प्रश्न मैडम से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मैम। BG Sripal sir, you can ask. You have been unmuted. Yes. Mr. Sripal, you can ask. जी सर। We cannot hear you, sir. You can ask. Perhaps he is facing some technical glitch, I think. Yes, yes. We can go ahead. Mr. Joseph Samuel, even you can ask, sir. You can go ahead with your question. सर मेरा प्रश्न है। Yes. सर मेरा प्रश्न है, यदि हम ग्रामर में से 5 प्रश्न में यदि 5 भी हम टिक करें, बच्चे टिक करें, तो भी कोई गलती नहीं होगा ना? आंसर सही है तो मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, बार बार यही बताया जा रहा है कि प्रश्न जितना पूछा जाए उतने ही करें। सभी हल करने पर कंप्यूटर पहले ही 4 लेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना पूछा जाए उतना ही करे एक्स्ट्रा। अब जैसे गद्यांश, अब गद्यांश बच्चा पढ़ लेगा, चारों के चारों गद्यांश यदि कर देगा, गद्यांश चारों कर सकता है बच्चा, लेकिन करने के बाद कंप्यूटर तो केवल 2 ही लेगा। तो हम क्यों बच्चों को इस प्रकार से कहें? तो वही उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो वही 4 बेस्ट ऑप्शंस चुने जहां पर वो पूरी तरह से उसको विश्वास है कि यही मेरे ऑप्शंस करेक्ट है, इसके अलावा ऑप्शंस मेरे जो है वो गलत है। तो 5 में से जो वो 4 चुन रहा है या अपठित गद्यांश जो वो चुन रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पहले ही, क्योंकि उसे टाइम मिल रहा है पढ़ने का, रीडिंग टाइम मिल रहा है, तो रीडिंग टाइम में वो निर्णय कर ले कि मैं ये प्रश्न ही हल करूंगा। धन्यवाद मैम। सुमन कुमारी मैम, आप अपने प्रश्नों के साथ उपस्थित है, प्लीज बोलिए।
प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विल गो अहेड। मैं श्री अनुज दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। Done, ma'am, but they are not unmuting. मैम मैं Yes, प्रश्न पूछ Suman सकती Kumar, हूँ? yes, yes, हेलो yes, हाँ जी yes. मैम Suman. प्लीज। मैम आज का कार्यक्रम वाकई में बहुत ही ज्ञानवर्धक था और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया। कलाम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सुनीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न मेरा ये है कि मैम समय समय पर ये गोष्ठी हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, अब ये इंग्लिश का भी हुआ था, तो उसमें जो एमसीक्यू का जो एक पैटर्न बताया गया था जिसमें कि रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग से, तो क्या हमारे हिंदी विषय में भी रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा आने की संभावना है बच्चों के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैम मुझे ये बात याद दिलाने के लिए। यस, इंग्लिश में असर्शन एंड रीजनिंग, यस मैम। ये जो प्रश्न है वो इंग्लिश में अगर आप लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया होगा तो उसमें ये कहा गया था, लेकिन हिंदी में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो हम अपने छात्रों के लिए असर्शन रीजनिंग जो है, ऐसे प्रश्न जो है वो नहीं डालेंगे। तो आप थैंक यू। निश्चिंत हो जाइए। यस, ओके, के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। Sunita ma'am, Yes, Sunita sir. ma'am, Yes. that means we have not seen any kind of, assertion reasoning so far. Yeah, still now we have not seen any this Any, kind any. of yes paper. But we cannot predict. Sometimes it may come. Yes, it may come. So अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा है तो मैंने 2-3 प्रश्न बनाए हैं। मैं जरूर सर से अनुमति चाहूंगी कि अगर हम उसे ग्रुप में शेयर कर सके, ताकि अगर शिक्षक चाहते हैं तो वो जरूर उसका फायदा उठा सकें। Yeah, CBSE will give a proper guidance regarding OMR and all very soon. So we have to wait for it. या OMR शीट जो मैंने मतलब जानकारी जो दी वो केवल छात्रों के हिसाब से दिए, लेकिन हाँ हमें निर्देशों का इंतजार करना है। CBSE की तरफ से निर्देश आने वाले हैं तो उन्हें जरूर पढ़िएगा, उन्हें जरूर छात्रों तक पहुंचाइएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी। अब मैं मिसेस अर्चना शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने प्रश्न लेकर उपस्थित हों। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सबसे थैंक यू मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो मच मैम। मैम आपने ये जो व्हाइटनर को लेके बात की, OMR शीट में जो गलती मैम बच्चे कर देते हैं, अगर मिस्टेक हो तो कैसे करेक्शन करेंगे, कैसे हम गाइड करें मैम बच्चों को? मैम हमें यही उन्हें सिखाना है कि उन्हें ध्यान पूर्वक ही वो चिन्ह लगाना है, वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बार बार हमें यही कहा जा रहा है कि कट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। तो निर्णय मतलब बच्चे को ABCD या क ख ग घ सुनने से पहले ही ध्यान देना है। उसके बाद वहां पर इवन एग्जामिनेशन रूम में भी मुझे नहीं लगता इस प्रकार से कोई सहायता दी जाएगी उनको। बच्चे को ही निर्णय करना है, हमें उसको बार बार वही सिखाना है। व्हाइटनर का प्रयोग आई थिंक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, एम आई राइट? व्हाइटनर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन yes, of course, no whitener, no whitener. ओके क्योंकि दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इसमें व्हाइटनर्स अलाउड नहीं होते, तो इसका प्रयोग जो है वो बिल्कुल वर्जित है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी सो मैम। मच। क्यों मैम। अब मैं रीना दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने प्रश्न पूछें। हर एक चीज को समझने का मौका मिला। और मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि जैसे हमारा अपठित गद्यांश होते हैं तो कई बार उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने शीर्षक इसमें बनाइए, तो बच्चा जैसे उसमें कभी कभी 4 ऑप्शन रहते हैं, तो कोई बच्चा को हमारा सही आंसर जो है उसके अलावा भी कोई उसमें सटीक रहता है और वो बच्चा लिख देता है, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है रीना मैम आपका।
तो यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हम जो विकल्प देना यहाँ पर, वो विकल्प ऐसे हो कि बच्चा वही उसको ही चुने। अगर हम थोड़े से भी विकल्प ऐसे रखेंगे जहां पर बच्चा जो है दूसरे ऑप्शन को, दूसरे विकल्प को चुनेगा, तो बच्चा गलती कर सकता है। दूसरी बात, बच्चे को ये बताइए सबसे ज्यादा सटीक उत्तर कौन सा लग रहा है, लग रहा है या यही होना चाहिए, तो वो सटीक उत्तर जो उसको लग रहा है वो उसी के ऊपर जो है वह उसे चुने। हाँ, वही इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मैम, कि जैसे बच्चा, जैसे शीर्षक है, बच्चा अपने क्वालिटी से भी दे सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही लगता है। ये आदत हमने डाली थी क्योंकि हम स्वीकार करते थे उत्तर, स्वीकार कर लेते थे। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यू है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है कि ये जो प्रश्न होगा ये बहुत सोच समझ के बनाए कि शीर्षक की सार्थकता यदि हम पूछ रहे हैं तो तीसरे विकल्प जो है वो ऐसे ना हो कि बच्चा कंफ्यूज हो। उसके लिए वो सटीक उत्तर वही होना चाहिए, क्योंकि अगर दुविधा हुई और दूसरा प्रश्न जो है वह, दूसरा विकल्प जो है वो बच्चे को भ्रमित नहीं करने वाला होना चाहिए। और बच्चे को भी हमने यही सिखाना है कि जो बहुत ज्यादा सटीक लग रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, टेक दैट ओनली, डोंट गो फॉर द अदर ऑप्शंस। बार बार पढ़िए उसको। हाँ, मतलब ये क्वेश्चंस आने के चांस रहते ही हैं कि शीर्षक, और शीर्षक में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, या फिर हम लोग को चेकिंग में प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है। मैम वो पहले हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे क्योंकि हम बैठते थे, चर्चा होती थी। अब ये एमसीक्यू है तो अब हमें बच्चों को ट्रेन करना है, तो ये तो जिम्मेदारी अभी हमारी है कि हम प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा उनसे करवाएं क्लास में, ताकि बच्चा ऐसी गलतियां ना करे। और जैसे किसी अपठित गद्यांश या कोई चैप्टर का जो पैराग्राफ आता है जो पढ़ाए हुए भी, तो उसमें ज्यादातर राइटर के नाम, और जैसे हम लोग पिछले वेबिनार को अटेंड किए थे तो उसमें राइटर के नाम या कोई ग्रामर पोर्शन नहीं देना है, तो ये वाकई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब, क्योंकि चिंतन परक क्वेश्चन हो गए हैं। चिंतन परक, जी हाँ बिल्कुल, आपको चिंतन पे ध्यान देना है और बाकी चीजों पे मतलब आपको बताया गया है पहले ही सेमिनार में, तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी है आपको पहले से ही कि लेखक का परिचय आएगा या नहीं आएगा, इसको रिपीट करने या। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद मैम। Priyanka ma'am, हाँ जी सर। many are asking for adding them to the WhatsApp group. So Yes, I sir. have given my number. They can send me a WhatsApp message so that we can add them. So please send me a WhatsApp message so that you will get the link. So I am writing my WhatsApp number in the chat box. You can note it, you can save it and send me a WhatsApp message. Okay, ma'am. Priyanka ma'am, please go ahead. Yes. Thank you sir. अब मैं श्रीमती अमरजीत कौर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। One last question, Anshu Dubai. Her hand is raised. Yes. Miss Anshu Dubai, you can. ये सर्टिफिकेट के लिए ना 50 रुपए भेजने, जरा कैसे भेजोगे? Excuse me, please. 50 रुपया। Please mute yourself, participant. Yes, ma'am. Anju Dubey, I'm here. Yes, please. गूगल पे नहीं होता है। सबसे पहले तो मैम आपको वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हिंदी के लिए इस तरह का वर्कशॉप मतलब शायद ही होता है, और आज वाकई में आपने ये वर्कशॉप लेके हिंदी टीचरों की आपने बहुत सहायता की है, क्योंकि बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं पर खास करके हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही कम वर्कशॉप हमें देखने को मिलते हैं। और आज मैम खास करके ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में जो आपने हमें बताया कि किस तरीके से बनाने हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम मैम डीपीएस मियापुर हैदराबाद में हिंदी की एचओडी हूँ और हम कोशिश में लगे हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं, तो आज आपके मतलब मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद मैं अपने टीचरों को भी कुछ सिखा पाऊंगी कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं मिल करके। और मैम मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक इस तरह का वर्कशॉप और लें, ताकि मैं अपने दूसरे टीचरों को भी उस दिन बोलूं कि खास करके उसे ज्वाइन करें और वो देखें कि हाँ किस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। और सुनीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर का, जिन्होंने मुझे ये स्वर्ण अवसर प्रदान किया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अब्दुल सर, सलाम सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। Thank you, man. You Then- have helped us a lot. Many have benefited. Thank you so much. Do we have time to take a few more questions, or Sunita ma'am? Do we have time to take a few more questions? Many hands Yes, are raised. yes. Priyanka ma'am, please take 2-3 questions more. Okay, I'll go ahead with Mrs. Reena Desai, please. आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना प्रश्न पूछिए। Yes, ma'am, the session was really good. Good evening, all of you here. The session was really good, ma'am. I would just like to, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो मुहावरे की वर्कशीट बताए थे ना मैम, can we get a link for that, ma'am? Definitely, It was really wonderful. It was really wonderful. Yes, ma'am. definitely I will give. मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगी, तो जरूर आपके पास ग्रुप में जरूर पहुंचेगी। Okay, thank you, ma'am. It was a wonderful session. Really wonderful. मतलब ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा है कि आज हम सब लोग देश के कोने कोने में बैठे हैं, लेकिन सब जुड़ गए हैं और इतना हम लोग एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, जो भी हम बना रहे हैं। तो दैट इज रियली वेरी नाइस। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका नाम जरूर लूं, क्योंकि मैंने वहां से वो जब देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो कहते हैं ना, सीख रहे हैं हम लोग, पल पल सीख रहे हैं। तो मैंने भी सीखा, इसलिए मैंने उनका नाम भी मेंशन किया कि जहाँ कहीं भी होंगे वो सुनेंगे तो उनकी मेहनत कितनी सफल हुई है। It was very nice of you to give him the credit. Actually, it was very nice. We should give. Thank you. Yeah, thank you. थैंक यू मैम। मैं राधा रानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना प्रश्न पूछे। अंजलि पटियाला जी, प्लीज आप पूछ सकती हैं अपना प्रश्न। शिल्पा गांवकर जी। गुड इवनिंग मैम। Yes, मैम मैंने एक क्वेश्चन करना था कि जैसे कि आपने कहा कि चिंतन पर आधारित है सब कुछ इसमें, तो जो मैं जो कुछ सैंपल पेपर मैंने देखे उसमें कोई क्वेश्चंस थे जो मैं सोचती हूँ जो आंसर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग सैंपल पेपर में आंसर वो नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस चिंतन के आधार पर किस अपने आप को सही मानूं या उस सैंपल पेपर में लिखा हुआ है उसे सही मानूं, किसे सही मानूं? मैम आप ऐसे प्रश्न जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। सारे टीचर्स जो हैं सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सभी विनोद सर तो हमेशा तैयार रहते हैं, हर तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हाँ जी मैम, जैसे एक क्वेश्चन है, भाई साहब के उपदेश सुनकर लेखक पर तत्काल